सर आप बहुत थ्योरी करा रहे हो, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, आप बहुत थ्योरी करा रहे हो यार। दोस्तों, एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपको थ्योरी से इतनी ज़्यादा नफरत हो गई ना, आपको ये लगता है कि यार बस अगड़म बगड़म तिगड़म लगा के कुछ ना कुछ स्टार्ट कर दूं। इसीलिए मेरे को बार बार एक्टिंग करनी पड़ती है, आपको प्रोवोक करना पड़ता है, ताकि आपके फाउंडेशंस क्लियर हों। फाउंडेशंस क्लियर होंगी तो भैया जी आप कुछ भी बेच सकते हैं, बिना कुछ आड़ू पाड़ू कुछ भी बना के, कुछ ऐड चला के, इधर उधर एसईओ का दो दो टके का पोज बना के आप नहीं बेच सकते। इसीलिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी आपसे गुजारिश है कि कृपया वीडियो एंड तक देखें। और उससे क्या होगा, जब आपकी ये बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो डिजिटल मार्केटिंग अपने आप क्लियर हो जाएंगी। अभी हम मार्केटिंग पढ़ रहे हैं जी, मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, अभी तो हम डिजिटल पे आए भी नहीं है, समझिए। ठीक है, लास्ट लेक्चर में क्या बात की थी हमने जी? फिर लेक्चर बोल देता हूँ। लास्ट ज्ञान धारा में हमने क्या बात की थी? हमने बात की थी कि जब भैया कंपनी के होवे, बाट इज अ कंपनी, राइट। और कंपनी, हमने याद है मैंने आपको बताया था कि ऊपर 4 पीस थे हमारे, है ना। अब हम 5 सीज पे चल रहे हैं। तो अभी हमने इंटरनल कंट्रोल की बात की थी। इंटरनल एनवायरनमेंट में हमारे पास कौन सा वेरिएबल होता है जी, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं? वो होता है कंपनी। अब हम चलते हैं जी अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे। कितने? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे। और यहाँ पे आपके पास 4 सीज हैं, 4 सीज बड़े इंपॉर्टेंट। कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, कोलैबोरेटर्स एंड क्लाइमेट। हर किसी की अपनी अपनी रेलेवेंस होती है। और अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है इन 4 सीज की, तो भैया जी आप कोई मार्केट को टैप इन नहीं कर पाएंगे। ओके। तो एक बार जब आपने इंटरनलाइज कर लिया कि आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या है, आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आपकी कंपनी का कल्चर क्या है, और क्या आपके पास अपने कस्टमर्स को सर्व करने के लिए रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं, अगर जब आप इनकी असेसमेंट कर लेते हैं, तब आप जाते हैं जी अपने इंटरनल एनवायरनमेंट से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे, जहाँ पे जो सबसे पहला चैलेंज है वो आपको फेस करना है कि मैं कौन होगा जी मेरा कस्टमर? मेरा कस्टमर होगा कौन? कौन होगा मेरा कस्टमर? तो ये कैसे पता चलेगा? आपको पता चलेगा जब आप मार्केट का साइज आइडेंटिफाई करेंगे। अगर आप एक B2B इन्वायरमेंट में जा रहे हैं, B2B क्या होता है? B2B होता है जी बिजनेस टू बिजनेस। अब जैसे फॉर एग्जांपल गूगल का एक सॉफ्टवेयर आता है जी स्वीट, है ना। जी स्वीट में क्या होता है? जी स्वीट में अगर आपकी कंपनी को एक प्रॉपर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टाइप एक स्वीट चाहिए, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आप एक ही जगह से अपना ईमेल भी मैनेज कर पाएं, प्रेजेंटेशंस मैनेज कर पाएं, डॉक्स मैनेज कर पाएं, तो गूगल ने एक बिजनेसेस के लिए सोल्यूशन बना रखा है जी स्वीट। और गूगल ने अपने पर्सनल यूजर्स के लिए भी एक काइंड ऑफ गूगल डॉक्स हो गया, गूगल शीट्स हो गया, गूगल स्लाइड्स हो गया, ठीक है। और ऐसे उन्होंने एक पर्सनलाइज भी बना रखा है, जिसको वो नॉर्मल कोई भी बंदा अगर वो gmail.com के थ्रू अगर वो साइन अप करता है गूगल पे, तो ये वाली जो सर्विसेज होती हैं आपके जीमेल पे अटैच हो जाती है। लेकिन जी स्वीट में वो आपके कंपनी के डोमेन में, वो आपके कंपनी के डोमेन में अटैच हो जाती हैं, ठीक है। तो नेचुरली अगर आप एक B2B मार्केट में जा रहे हैं जिसमें एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को बेच रहा है, करेक्ट। गूगल एक बिजनेस है और मान लो वो स्किल 91 को बेच रहा है, तो वो हो गया बिजनेस टू बिजनेस। और B2C होता है कि अगर गूगल है और वो किसको बेच रहा है? धीरज को बेच रहा है, तो ये हो गया B2C, जिसमें हम मास मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि मेरी मार्केट का साइज क्या है। अगर आप ऐसी मार्केट में घुसते हैं जहां का साइज बहुत छोटा है, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय साइज? जहां पे जो मार्केट की जो ओवरऑल कैपेसिटी है वो कम है। कहने का मतलब मैं आपको बताता हूँ। अब मान लो इसरो जो है, इसरो, ठीक है, वो रॉकेट्स बनाता है और रॉकेट्स स्पेस में भेजता है। अब मान लो उसको कुछ पार्ट्स चाहिए जैसे होजेस, ठीक है, कुछ कंबस्चन के लिए पार्ट्स चाहिए, मान लो उसको एक स्पेशल टाइप ऑफ स्टील चाहिए, ठीक है। अब ये हर कोई एरी पैरी कंपनी, एरी तैनी कंपनी तो नहीं बना सकती, उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड फर्म चाहिए होता है, ठीक है, जो जो जिसने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, जो इसरो को अल्टीमेटली सर्व कर पाएगी, करेक्ट, इसरो को सर्व कर पाएगी। तो ये इस B2B मार्केट का साइज जो है छोटा है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है मान लो पूरी इंडिया में सिर्फ ऐसी 2 ही कंपनी हो जो शायद इस स्पेशल टाइप का स्टील बनाती हो, मान लो सिर्फ 2 ही कंपनीज हो।
ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं अपैरल्स की, ठीक है, मान लो कि मुझे जीन्स बेचनी है, वो भी स्लिम फिट, ठीक है। अब ये जो मेरा साइज है मार्केट का, अब जीन्स तो सबको ही लेनी होती है। इंडिया में 1.2 बिलियन की पॉपुलेशन है। 1.2 बिलियन की पॉपुलेशन में से मान लो हर साल मान लो 400 मिलियन जीन्स खरीद रहे हैं, 400 मिलियन लोग, तो इस मार्केट का साइज बड़ा हो गया ना। लेकिन जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो कम होगा। पहले केस में क्योंकि हमारा होज बहुत स्पेशलाइज था, हो सकता है वो 1 करोड़ रुपए का स्टील आता हो एक, ठीक है, इसीलिए उसके लिए कंपनीज भी कम है, सिर्फ 3 कंपनीज है मान लो। लेकिन जीन्स जीन्स का एक एवरेज प्राइस क्या होता है, 600 रुपए से लेकर 900 रुपए तक एक अच्छी ब्रांडेड जीन्स आप लेते हैं, इसीलिए उसकी कंपनीज बहुत सारी हैं, ठीक है, और मार्केट का साइज भी बहुत बड़ा है, 400 मिलियन, ठीक है। तो सबसे पहले आपने पहचानना है कि भैया जी मेरे मार्केट का साइज क्या है। ऐसा नहीं कि आपको यही नहीं पता कि आपकी मार्केट, आप किस मार्केट में जा रहे हो। कुछ लोग कहते हैं जी 3D प्रिंटर की मार्केट में चले जाओ, उसमें बड़ी अपॉर्चुनिटी है। भाई तुम्हें पता है 3D प्रिंटर के लिए कितना कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, लाखों रुपए की मशीनें खरीदनी पड़ती है, हलवा होता है क्या? मैं बेच दूंगा, मैं कर लूंगा, गूगल एड चला लूंगा, अबे ऐसे थोड़ी ना होता है यार। एनालिसिस करनी पड़ती है, देखना पड़ता है कि मेरे एक महीने में कितने कस्टमर्स ऑनबोर्ड हो सकते हैं। उसके बाद आपको फोन करके पता करना पड़ता है डॉक्टर से, आर्किटेक्ट से, अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर से कि क्या वो 3D प्रिंटिंग लेना भी चाहते हैं, नहीं लेना चाहते। ऐसी नहीं आप बना के छोड़ रहे हैं, कुछ भी बनाए जा रहे हैं और लोग आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग आपसे ले लेंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। दूसरा क्या होता है जी, सेगमेंट। अब सेगमेंट क्या होता है, मान लो मैं मोबाइल फोन की मार्केट की बात कर रहा हूं, ठीक है, मोबाइल फोन्स की, ठीक है। अब जैसे आपको पता है कि टोटल मार्केट जो इंडिया में जो साइज है वो है 1.2 बिलियन है जी, 1.2 बिलियन है, राइट। अब इस 1.2 बिलियन मार्केट में मान लो आपने एक फोन निकाला जिसका जो प्राइस है वो है 10,000 रुपए, एक आपने फोन निकाला जिसका प्राइस है 15,000 रुपए, और एक आपने फोन निकाला जिसका प्राइस है 1 लाख रुपीज, ठीक है। अब हर फोन में अलग अलग फीचर है, हर फोन में अलग अलग फीचर है। तो ये जो 10,000 रुपए वाला फोन है, क्या आप ऐसे लोगों को मार्केट करना चाहेंगे जिन जो भाई इंडिया की सबसे पॉश कॉलोनीज में रहते हैं और BMW चलाते हैं? आपको लगता है कि ये लोग आपका 10,000 रुपए का फोन खरीदेंगे? नहीं ना, वो तो आईफोन खरीदेंगे। हो सकता है कि आप उनको ये वाला फोन बेचें, लेकिन अगर आप अपनी एडवर्टाइजिंग के थ्रू या अपनी कम्युनिकेशंस के थ्रू अगर आप इन लोगों को टारगेट कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, सीधी सीधी बात है। तो हम क्या करते हैं, हम पूरे इंडिया की जो मार्केट है ना, पूरे जो इंडिया की मार्केट है, हम क्या करते हैं, हम इसको डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में बांट लेते हैं, ठीक है। तो यूजुअली लोग कैसे बांटते हैं, लोग कहते हैं टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। टीयर 1 क्या होते हैं जी, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, चेन्नई, ठीक है जी, बैंगलोर, ऐसे टीयर 1 सिटीज हो गई। टीयर 2 क्या होता है जी, इंदौर, ठीक है जी, और आपका जयपुर, और आपका ये सब ऐसी ऐसी सिटी। और टीयर 3 क्या होगी, छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे शहर। तो ये आपने क्या कर दिया, बेसिकली आपने अपनी मार्केट को डिवाइड कर दिया। ये एक तरीका है सेगमेंटेशन करने का। दूसरा तरीका क्या है सेगमेंटेशन करने का, आप कस्टमर को ग्रुप्स में बांट सकते हैं। ग्रुप्स में कैसे बांट सकते हैं, मान लीजिए कि अगर मैं मोबाइल फोन की ही बात करूं, अब ये 10,000 रुपए का मोबाइल फोन है, आप किस ग्रुप को सेल करना चाहते हैं। हो सकता है एक ग्रुप आपने बना ली स्कूल स्टूडेंट्स की, ठीक है, एक ग्रुप आपने बना लीजिए कॉलेज स्टूडेंट्स की, ओके, और एक ग्रुप आपने बना ली मान लीजिए MBA स्टूडेंट्स की, या पोस्ट ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स हैं उनकी आपने बना ली। अब आप इसमें से मैप करना शुरू करेंगे कि जो स्कूल के बच्चे हैं वो मेरा मोबाइल फ़ोन क्यों खरीदेंगे, जो कॉलेज के हैं वो मेरा मोबाइल फ़ोन क्यों खरीदेंगे, और जो MBA के बच्चे हैं वो मेरा मोबाइल फ़ोन क्यों खरीदेंगे। और क्या ये जो 10,000 रुपये का प्राइस पॉइंट मैंने रखा है, क्या ये इनके लिए ज़्यादा बेटर है, इनके लिए ज़्यादा बेटर है, या इनके लिए ज़्यादा बेटर है, किसके लिए ज़्यादा बेटर है, ठीक है। ये मैपिंग आपको करनी पड़ती है अपने दिमाग में भी और ऑन पेपर भी, कि एग्जैक्टली मैं किस सेगमेंट को टारगेट करना चाहता हूं। ओके, तो ये आपके मार्केट सेगमेंट्स हो जाते हैं। मैंने आपको 2 एग्जांपल दे दिए कैसे आप कर सकते हैं। सिमिलरली आपको पता करना पड़ेगा आपके कस्टमर की परचेजिंग हैबिट्स क्या है, ट्रेंड्स क्या है, बाइंग प्रोसेस क्या है। ये कैसे पता लगाएंगे जी आप। अब ऑब्वियसली अगर जैसे मान लो आप 10,000 मोबाइल फोन की बात करो, ये आप इस वाले मोबाइल फोन की बात कर रहे हो, और आपको पता लगाना है कि जो मेरा कस्टमर है उसका बाइंग हैबिट क्या है, तो आप मार्केट में जाएंगे और सर्वे कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि यार ये ज्यादातर लोग रिटेल शॉप से ले रहे हैं या फिर वो ई कॉमर्स के थ्रू ले रहे हैं,
और ये डिस्टिंक्शन करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर आप रिटेल शॉप्स के थ्रू बेचते हैं अपना मोबाइल फ़ोन, ठीक है, तो आपको रिटेल को कुछ कमीशन देनी पड़ेगी, और अगर आप ई कॉमर्स के थ्रू बेच रहे हैं तो आपको ई कॉमर्स के को भी कमीशन देनी पड़ेगी। याद है आपको प्रोडक्ट प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, प्लेस के अंदर क्या आता है जी? चैनल्स। तो ये आपकी चैनल स्ट्रैटेजी आप बना रहे हो कि मैं एग्जैक्टली किस माध्यम के थ्रू, किस चैनल के थ्रू अपना मोबाइल फोन बेचना चाहता हूं, ठीक है। एंड डिपेंडिंग ऑन दैट आपको ये भी डिसाइड करना है कि अगर मैं ई कॉमर्स के थ्रू बेचना चाहता हूं तो उसकी वॉल्यूम क्या है, कितने लोग खरीदते हैं ई कॉमर्स के थ्रू, और अगर मैं रिटेल के थ्रू बेचना चाहता हूं, या सॉरी रिटेल के थ्रू बेचना चाहता हूं तो उसकी वॉल्यूम क्या है, मुझे कितनी कमीशन देनी पड़ेगी। और डिपेंडिंग ऑन कि कौन कितना प्रॉफिटेबल है, आप एक कॉल ले सकते हो कि मुझे रिटेल में बेचना है या मुझे ई कॉमर्स में बेचना है। आई होप बात क्लियर हो रही है, आई होप आप सबको बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया जी आपका कि आपने चैनल समझना है और ट्रेंड्स एंड बाइंग प्रोसेस समझना है। अब आपने ये देखना है कि यार अगर मान लो मैं मोबाइल फोन की ही बात कर रहा हूं तो क्या उसमें सीजनैलिटी होती है क्या? क्या मोबाइल फोन्स में कोई सीजनैलिटी फैक्टर होता है? ट्रेंड्स, आपको ट्रेंड समझने हैं ना, आपको ट्रेंड समझने हैं। तो सीजनैलिटी का मतलब क्या होता है कि क्या साल में, जैसे अगर 12 महीने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अगर इन 12 महीने हैं तो क्या ऐसे 2 महीने या 3 महीने या 1 महीना है जहां पे ज्यादा सेल्स होती है मोबाइल फोन की? क्यों? इसको पता करने से क्या होगा? इसको पता करने से आपको पता चलेगा कि क्या मैं अपनी एडवर्टाइजिंग उस टाइम बढ़ा सकता हूँ, क्या मैं ज्यादा पैसा खर्च कर सकता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल आपको पता है दिवाली जो है वो ज्यादातर अक्टूबर नवंबर के महीने में आती है, तो आप इसके बेसिस पे डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ यार मैं इस पीरियड पे ज्यादा डिस्काउंट लाऊंगा, कि मैं इस पीरियड पे ज्यादा डिस्काउंट लाऊंगा। हो सकता है इंडिपेंडेंस डे और इस इन 2 महीने में आपको लगता है कि ज्यादा सेल हो सकती है, कि मैं इस टाइम ज्यादा डिस्काउंट लेके आऊंगा, या फिर मैं इस टाइम ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स करूंगा। और ये जो ट्रेंड होता है ना, ये आप किसी भी बिजनेस में लगा सकते हैं, आप हेल्थ केयर में भी लगा सकते हैं। अब जैसे हेल्थ केयर कंपनीज है वो न्यू ईयर के टाइम ज्यादा ऐड क्यों चलाती है? जितनी भी फार्मा कंपनीज है वो न्यू ईयर के टाइम ज्यादा ऐड क्यों चलाती है? लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं ना भैया, लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं। इससे क्या होता है, बेसिकली जब आप ट्रेंडिंग चीजों पे, या फिर उस टाइम अगर आपकी टाइमिंग सही है मार्केट की, अगर आपकी टाइमिंग सही है और उस टाइम अगर आप एडवर्टाइज कर रहे हैं या आप एड चला रहे हैं या फिर आप प्रमोशंस कर रहे हैं, बैनर्स कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हैं, जो भी मर्जी कर रहे हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप मार्केटिंग उस टाइम पे अपनी बढ़ा देते हैं तो आपकी सेल्स पे फर्क आएगा ना, आपकी सेल्स वॉल्यूम पे फर्क आएगा। तो ये भी तो आपको करना पड़ेगा ना। और बाइंग प्रोसेस तो वही है कि यार वो ई कॉमर्स के थ्रू लेता है, या फिर वो रेफरल्स के थ्रू लेता है, या फिर वो अपने फ्रेंड से पूछ के लेता है, या फिर वो इमोशनल बेसिस पे लेता है। ओवरऑल कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या होती है? ओवरऑल कस्टमर सेटिस्फैक्शन ये होती है कि अभी जो मेरे कॉम्पिटिटर के ब्रांड्स हैं, क्या मेरा जो कस्टमर है उनसे ज्यादा खुश है या उनसे ज्यादा दुखी है? अगर वो उनसे ज्यादा खुश है तो पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वो उनसे ज्यादा खुश क्यों है, क्यों है उनसे ज्यादा खुश, ठीक है। और अगर वो उनसे ज्यादा दुखी है, अगर वो अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा दुखी है, तो हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वो क्यों दुखी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रेनो की गाड़ी ली थी, ठीक है, मैंने रेनो की गाड़ी ली थी और मेरी जो रेनो की गाड़ी है ना वो खराब हो गई भैया, बीच में ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। अभी फरीदाबाद में बीच में मेरी जो गाड़ी है उसका ब्रेक डाउन हो गया। अब हुआ क्या, मैंने रेनो को फोन मिलाया उनके 24/7 रोड साइड असिस्टेंस में, RSA कहते हैं उसको। मैंने फोन मिलाया, मैंने बोला जी भैया मैं फरीदाबाद में फंस गया हूँ चामवोड विलेज में सेक्टर 43, प्लीज आइए मुझे पिकअप कर लीजिए, मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। उन लोगों ने 6 घंटे तक मेरा जवाब नहीं दिया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने और 2-4 कंपनीज को फोन मिलाने की कोशिश करी। उसमें से एक कंपनी है जो फटाफट आ गई, ठीक है। उसने बोला सर मैं ठीक तो नहीं कर सकता, आपकी गाड़ी टो कर दूंगा, बिकॉज मेरे पास रेनो के जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो नहीं है, तो इसीलिए मैं आपकी गाड़ी ठीक नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास नहीं है। तो इससे क्या हुआ, इससे मेरे को ये समझ में आ गया कि बेटा लाइफ में, जिंदगी में अब कभी रेनो की गाड़ी नहीं लेनी है। क्योंकि ना तो ये लोग जवाब दे रहे हैं, 6 घंटे तक इन्होंने मुझे जवाब भी नहीं दिया, और उसके बाद जो एक बंदा आया वो मुझे कह रहा है कि मेरे पास स्पेयर पार्ट्स ही नहीं है। तो ये मैं पता लगाने की कोशिश करता हूं कि मेरा कस्टमर अगर खुश है तो खुश क्यों है, दुखी है तो दुखी क्यों है।
ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि आप हर इंडस्ट्री में पता लगा पाएंगे, आपको सिर्फ एक बेसिक आइडिया लेना है। जब आप उनकी एड्स देखते हैं, जब आप उनके बारे में रिसर्च करते हैं, जब आप उनके उनके रिव्यूज़ देखते हैं, जब आप यूट्यूब पर जाके पता लगाते हैं कि लोगों को कितना अच्छा लग रहा है, ये कितना अच्छा नहीं लग रहा है, और अगर आपके पास थोड़ा सा भी आइडिया होता है और उसके तरीके हैं, वो आइडिया कैसे लगता है, ट्विटर पे जाके लग जाता है आइडिया, कुछ ऐसे स्पेशलाइज टूल्स होते हैं जहाँ पे आइडिया लग जाता है। तो अगर आपको आइडिया लग जाता है कि यार मेरा कस्टमर क्यों खुश है या क्यों खुश नहीं है, तो आप डिसीजंस ले सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कम्युनिकेशंस को मॉडिफाई कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने कॉम्पिटिटर से अपने आप को बेटर दिखा पाएं। बात समझ में आ रही, ताकि आप अपने कॉम्पिटिटर से अपने आप को बेटर दिखा पाएं। एंड फाइनली, वैल्यू परसीव्ड बाय कस्टमर्स। अब BMW लोग क्यों लेते हैं, महंगी गाड़ी है फिर भी लोग क्यों लेते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा, उसकी एक ब्रांड वैल्यू है, क्योंकि उसकी उसकी इमेज जो है कस्टमर्स के दिमाग में बहुत क्लासी है। तो इसको बेसिकली हम पोजिशनिंग करके कॉन्सेप्ट होता है उसके अंदर डालेंगे, मैं आगे बात करूंगा सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग की जब हम बात करेंगे तो उसके अंदर मैं डालूंगा। और बेसिकली वैल्यू का जो इंटायर असेसमेंट होता है ना, वो बहुत कंप्लीटली डिफरेंट होता है। आप आईफोन के लिए लोग 1-1, 2-2 लाख रुपए दे रहे हैं वर्सेज एक सेम एंड्रॉयड फ़ोन वन प्लस का जो 37,600 में आ रहा है, फिर भी आईफोन की वैल्यू ज़्यादा है, जबकि फीचर्स वन प्लस के ज़्यादा हैं। क्यों, क्या रीज़न है उसके पीछे? उसके पीछे जो रीज़न है उसको हम बोलते हैं ब्रांड पोजिशनिंग। ब्रांड पोजिशनिंग को, इसके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे अपनी ब्रांड की पोजिशनिंग को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसा हम क्या बोलें, ऐसा हम क्या करें, ऐसा हम क्या दिखाएं, ऐसा हम क्या गुनगुनाएं, गाएं, जो मर्जी करें, जिससे कि कस्टमर्स को लगे कि यार ये बंदा तो जबरदस्त काम कर रहा है, जबरदस्त काम कर रहा है। और वो हम स्किल 91 में कैसे कर रहे हैं, मैं आपको पूरा पूरा बताने वाला हूं। ठीक है, तो आई होप कि कस्टमर वाला मॉड्यूल आपको अच्छा लगा होगा, और अगर नहीं लगा तो सॉरी, फिर से देखिए, डिस्कशन फोरम है, डाउट पूछिए। बाय बाय।